हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। ये हमको क्यों पढ़ना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसको समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि फोर्सेस के नेचर क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है दोस्तों, देखिए जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, कुछ काम होता है। डिस्प्लेसमेंट अगर हो रहा है तो कुछ क्या होगा, काम होगा, वर्क होगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह आती है कि वो जो वर्क डन है वो क्या सिर्फ फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है या फिर वो उस पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिस पाथ से हम उसको लेकर जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है जिसको मुझे इस पोजीशन से यहां तक लेकर जाना है, तो अगर मैं इसको सीधा ले जा रहा हूं तो यहां पर कुछ वर्क हो रहा होगा, लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से डिफरेंट पाथ से ले जा रहा हूं तो यहां पर कुछ वर्क हो रहा होगा। अब दोनों केसेस में अगर वर्क डन सेम होता है, मतलब कि जो वर्क डन बाय फोर्स है या अगेंस्ट द फोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। तो ऐसे टाइप के फोर्स को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कंजर्वेटिव फोर्स, जिसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करे। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। नाउ बात करते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल देखो हमने लिया है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना है, m है। उसको हम इस पोजीशन से यहां तक लेकर जा रहे हैं। कैसे लेकर जा रहे हैं, इसको बिल्कुल सीधा, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट है, हम इसको यूनिफॉर्म स्पीड से लेकर जा रहे हैं। तो जब हम इसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे होंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, तो यहां पर देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की बात कर लो। चलो सबसे पहले इस पॉइंट पर इसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी, v। तो इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, वो हाफ mv² थी। और यहां पर जब ये पहुंचा तब भी देखो इसकी स्पीड कांस्टेंट है। हमने क्या बोला कि इसकी स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इस पॉइंट पर भी इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है आपकी, हाफ mv²। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया यहाँ पर, 0। नाउ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके ऊपर जो काम किया वही काम इसके अंदर क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगा। अब इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि यहाँ पर हमने इसके ऊपर कितना काम किया है। तो देखिए जब हम इसको ऊपर मूव कर रहे हैं वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब कि हमको अगर इसको ऊपर मूव करना है, वेलोसिटी 0 रखना है, तो हमको इसके ऊपर कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना इसका वेट लग रहा है। कम से कम अगर हम इतना फोर्स लगाते हैं या इसके बराबर फोर्स लगाते हैं तो ये जो बॉडी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखो अगर मेरे को वर्क डन निकालना है तो फोर्स कितना होगा, देखो mg, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ h। तो वर्क डन हमने यहाँ पर इसके ऊपर कितना करा, mgh। टोटल वर्क डन कितना हुआ, इसको a पॉइंट से b पॉइंट तक लाने में mgh। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, 0, यहाँ पर कितनी हो गई, h हाइट के ऊपर mgh। तो mgh माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका, mgh। ये हम लोगों ने निकाल लिया। चलो ठीक है, नाउ सेकंड वाले केस पे आ जाओ। हमको तो यहाँ पर ये प्रूव करना है कि जो वर्क डन हम लोग कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में, पाथ कोई भी हो, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा। चलिए तो लेट्स से कि ये आपका पॉइंट कितना था, a था, ये आपका पॉइंट कितना है, b है। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया लेट्स से c, इसको नाम दिया d, इसको नाम दिया e और इस पॉइंट को नाम दिया f। ठीक, चलिए अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल वर्क निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर पाथ वाइज चलते हैं। सबसे पहले हम देखो ये वाला जो पाथ है, ठीक है, फोर्स कहाँ पर लग रहा है, इसका वेट जो लग रहा है नीचे लग रहा है। ठीक है, वेट अगर इसका नीचे लग रहा है तो हमको जो काम है वो ऊपर की तरफ करना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। तो हम यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए इसको क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो लेट्स से जो वर्क डन होगा उसको मैंने लिखा WAB। कितना होगा देखो, WAB फोर्स mg इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेट्स से कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर इसको हमने कितना बोला, h1। तो ये कितना हो गया, mgh1। ठीक, नाउ अब अगर मैं इसको C से D तक ले जा रहा हूँ, C से D तक अगर मैं इसको लेकर जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर वर्क कितना करना पड़ेगा, ग्रेविटी की वजह से। किसका, कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, तो कौन से फोर्स की वजह से वर्क निकाल रहे हैं हम, ग्रेविटी की वजह से। यहाँ पर ध्यान से देखो, C से D तक ले जा रहे हैं अगर हम इसको, तो ग्रेविटी कहाँ लग रही है, डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, 90 डिग्री पे। और जब वर्क जो आपका जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पर होता है तो वर्क कितना होता है, 0। मतलब कि C से D तक ले जाने में जो ग्रेविटी है उसने उसके ऊपर कितना काम करा है, 0 काम करा है। ठीक है, नाउ आ जाते हैं इधर D से E में। तो देखिए जब D से E तक हम इसको लेकर जाएंगे तो काम कितना होगा, mg, वेट नीचे लग रहा है, h2 ऊपर लग रहा है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो mgh2 हो गया। किसने करा है ये काम इसके ऊपर, ग्रेविटी ने। माइनस साइन लगा दो तो आपको एग्जैक्ट डायरेक्शन में मिल जाएगी। ग्रेविटी नीचे लग रही है, ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा आपका, नेगेटिव। ठीक, नाउ E से F में देखो, E से F में अगेन कितना हो गया, 0। क्यों? क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, फोर्स आपका डाउनवर्ड लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो रहा है, इस तरह से 90 डिग्री के ऊपर। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, 0। एंड लेट्स से कि आपका कितना है, h3। तो f ऑफ वर्क ऑफ FB इज इक्वल टू कितना हो गया, देखो mgh3। नाउ अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो वो क्या होगा, इन तीनों का सम, इन सभी का सम। तो ये दोनों तो 0, इन तीनों का सम करेंगे तो यहाँ पर देखो mg आ गया आपका h1 प्लस h2 प्लस h3।
तो यहां से आप देख सकते हैं कि H1 प्लस H2 प्लस H3 इज इक्वल टू कितना है, टोटल H है। इसको आप देख लीजिए, ब्रेक कर लीजिए, किसके बराबर होगा, H के बराबर होगा। तो यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो कितना हो रहा है, देखो आपका mgh। तो आप देख सकते हो कि दोनों जो केस है, चाहे वो A वाला हो चाहे वो B वाला हो, बोथ दी केसेस के अंदर जो वर्क डन हो रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है, आपका mgh निकल कर आ रहा है। और ये जो वर्क यहां पर काम कर रहा है ना, वो सिर्फ इसकी पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम के अंदर कि हमने देखा था कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बट अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है और फिर भी किसी बॉडी के ऊपर काम हो रहा है, तो वो काम कहीं ना कहीं आपका पोटेंशियल एनर्जी या फिर किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होगा। कंजर्वेटिव अगर फोर्स है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो बोथ दी केसेस में आपका वर्क क्या आया, सेम आया। तो ऐसे टाइप के फोर्स को जिसकी वजह से वर्क डन जो है वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करे, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स होता है वो आपका कंजर्वेटिव होता है। आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो भी कंजर्वेटिव होता है। आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो भी क्या होता है, आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ये सारे के सारे किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपके पोजीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। नाउ इसके उल्टी साइड में अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है कि जिसके द्वारा किया गया काम जो होता है वो पाथ डिपेंडेंट होता है। मतलब कि आप उसको किस रास्ते से लेकर जा रहे हो वो उस बात पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ऐसे टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की, तो इसमें सबसे पहला आपका एग्जांपल आता है फ्रिक्शन का फोर्स। देखिए, एक ऑब्जेक्ट को आपको यहां से यहां तक लेकर जाना है। मान लीजिए इसको हमने ऐसे प्लेन सरफेस के ऊपर रखा है, ठीक है ना, तो इसको आपको यहां से यहां तक लेकर जाना है। तो अगर आप इसको सीधा ले जा रहे हैं तो इसके ऊपर कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसने इसके ऊपर क्या करा होगा, कुछ काम करा होगा। लेकिन अगर आप इसको घुमा फिरा कर ले जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, ज्यादा काम करना पड़ेगा उसको ले जाने के लिए। तो फ्रिक्शन जो होता है ना, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि पाथ की लेंथ कितना है, आप उसको कितना दूर तक, कितना पाथ कवर करके मूव करवाते हैं। ठीक है, उस बात पे क्या करता है आपका फ्रिक्शन का फोर्स, फ्रिक्शन का जो वर्क है वो डिपेंड करेगा। तो फ्रिक्शनल वर्क जो होगा आपका वो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव। इसी तरह से आपका जो विस्कोसिटी होती है, आपका जो एयर का फ्रिक्शन होता है, वो भी सारे क्या होते हैं, आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये जो हमने टॉपिक पढ़ा है कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें कुछ हमको इंपॉर्टेंट यहां पर चीजें देखना है। सबसे पहले तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो कंजर्वेशन का प्रिंसिपल है वो कंजर्वेटिव के केस में कैसे लगेगा और नॉन कंजर्वेटिव के केस में कैसे लगने वाला है। सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं यहां पर कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर कुछ डिफरेंस को हम लोग यहां पर देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहला क्या, वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। कंजर्वेटिव के लिए वर्क डन जो होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं होता है, अभी हम लोगों ने देखा। बट नॉन कंजर्वेटिव है तो वो पाथ डिपेंडेंट होगा, जैसा कि आपका फ्रिक्शन। जितना ज्यादा आप उसको मूव करेंगे, जितना पाथ आप कवर करेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, फ्रिक्शन की वजह से यहां पर आपको वर्क डन करना पड़ेगा। नाउ वर्क डन इन राउंड ट्रिप इज 0। राउंड ट्रिप के अंदर वर्क डन जो वो 0 होगा। क्यों 0 होगा, देखिए जो इसका इनिशियल पोजीशन है वही इसका क्या हो गया, फाइनल पोजीशन हो गया। तो हमको पता है कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर सेम है तो कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। बट इस पर्टिकुलर केस में जो वर्क डन होगा वो 0 नहीं होगा। जब आप इसको मूव कर रहे हैं तो ये जो फोर्स है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर जब ये मूव करेगा तो इसने कुछ पाथ कवर किया है, तो इसकी वजह से यहां पर जो वर्क डन है वो कितना होगा, 0 नहीं होगा। मतलब आप देखिए कि आप जब एक ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन पे, एक सरफेस पे गोल गोल घुमाते हो, तो वहां पर जो फ्रिक्शन उसके ऊपर काम करेगा ना, वो कभी भी आपका 0 नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन को ओवरकम करने में हमने उसके ऊपर कुछ एनर्जी को स्पेंड किया है, तो वो एनर्जी वापस से हमारे पास नहीं आ सकती। तो यहां पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 नहीं होगा। नाउ ये जो वर्क डन होता है आपका, ये क्या होता है, आपकी ये जो फोर्सेज होती है क्या होती है, आपकी सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, M1 M2 क्या है, यहाँ पर इसका मास है, ठीक। तो इनके बीच में जो फोर्सेस लगेगी ना, वो कहाँ लगेगी, उस लाइन पर लगेगी जो लाइन इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन कर रही है। मतलब कि हमको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो इसकी वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में लगेगी, इसकी वजह से इसके ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगी। तो दोनों देखो किधर लग रही है, आपकी टुवर्ड द सेंटर। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स। तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी क्या होता है, आपका सेंट्रल फोर्स होता है। बट ये जो फोर्स होता है वो सेंट्रल नहीं होता है। ये वाला जो फोर्स है वो आपके किसके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अगर चेंज होगी तो ये जो फोर्स है वो भी आपका क्या होगा, चेंज होगा। और ये जो फोर्स होता है जनरली क्या होता है, आपका रिटार्डिंग नेचर का होता है। ये हमेशा क्या करता है, मोशन को अपोज करने वाला है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट्स ऑन अ बॉडी देन द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। अगर किसी बॉडी के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स लग रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है, लेकिन देयर सम इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो टोटल सम है
ठीक है, वो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट। अगर कौन सी लग रही है यहाँ पर, सिर्फ आपका कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। नाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो यहाँ पर भी होगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर क्या होगा, सम पार्ट ऑफ एनर्जी डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ हीट। जब हम फ्रिक्शन करते हैं तो वहां पर कुछ हीट जनरेट होती है, और फ्रिक्शन में हीट जनरेट हो रही, मतलब कुछ हमारा जो एनर्जी का पार्ट है वो क्या हो गया, हीट के फॉर्म में भी डिसिपेट हो गया। मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई, बट साथ में आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है आपका। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होता है। तो कुछ पार्ट आपका काइनेटिक एनर्जी में स्पेंड हुआ, कुछ पार्ट आपका हीट के फॉर्म में वेस्ट हो गया। हीट को हम वापस से रिकवर नहीं कर सकते, इसलिए यहां पर क्या हो गया, वेस्टेज होगा। वर्क डन इज कंप्लीटली रिकवरेबल, मतलब जितना हम बॉडी के ऊपर काम करेंगे उतना ही हम उससे वापस से काम ले भी सकते हैं। एग्जांपल के लिए, जब आप पानी को ऊपर चढ़ाते हो टंकी के अंदर, तो आपने मोटर की वजह से उसके ऊपर कुछ काम किया है। जब आप नल को ओपन करते हो तब हमको कोई मोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। मतलब जितना इस मोटर ने पानी को ऊपर चढ़ाने में काम किया था, उतना ही काम हम उस टंकी में भरे पानी से ले सकते हैं। वापस से वो पूरा का पूरा पानी आपका ऑटोमेटिकली नीचे आ सकता है। जैसे यहां से यहां तक लाने में अगर मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया है, मैं इसको अगर छोड़ू तो उतना ही काम मुझे क्या हो जाएगा, रिटर्न यहां पर मिलेगा। तो कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो क्या होता है, रिकवरेबल होता है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है। नाउ यहां पर जो वर्क डन होगा वो रिकवरेबल नहीं है, कंप्लीटली हम रिकवर नहीं कर सकते। एक बार फ्रिक्शन की वजह से अगर हीट में लॉस हो गया तो उस हीट को हम वापस से वर्क में कन्वर्ट नहीं करवा सकते हैं, है ना। ये लॉस आपका क्या हो गया, परमानेंट हो गया। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि यहां पर ये जो आपका जो वर्क होता है वो रिकवरेबल नहीं होता है नॉन कंजर्वेटिव के केस के अंदर। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया कि आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होता है वो सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही वैलिड है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं होगा। मतलब फ्रिक्शन के अंदर कभी भी आप बात नहीं करेंगे कंजर्वेटिव, फ्रिक्शन के अंदर कभी भी आप बात नहीं करेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद कंप्लीटली रिकवरेबल अगर है तो ये हमारे लिए क्या होगा, बेटर होगा। जितना हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको हम वापस क्या कर पा रहे हैं, रिकवर कर पा रहे हैं। बट यहां पर ये चीज कंप्लीटली रिकवरेबल नहीं होगी। तो आई होप आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। एक शब्द में अगर, एक लाइन में अगर हम इसको बोले तो कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जो पाथ डिपेंडेंट नहीं होती है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जिसमें जो काम कर रहे हैं हम, वर्क डन जो कर रहे हैं उस फोर्स के अगेंस्ट में, या वो फोर्स अगर कर रही है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमको जो पढ़ना है वो क्या है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, ठीक है, और आपका रिटेंशन कम रहता है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होने वाला है। तो ये टॉपिक अगर आपको समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।